नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मान सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नोबल एकेडमी नरवाना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जो भी बच्चे इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए नरवाना नोबल एकेडमी पहुंचे थे, उन सभी के लिए इसकी की जो है अभी रिलीज कर दी जाएगी और प्रत्येक स्टाफ मेंबर जो है अपने अपने सब्जेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो आप अपनी इस एक एक चीज को नोट करते जाइएगा और आपके अंकों का मूल्यांकन कीजिएगा। रिजल्ट भी आपका बाद में जारी किया जाएगा। जो आपको फ्रंट पेज दिया गया था क्वेश्चन पेपर के साथ, उस पर पूरी डिटेल लिखी गई है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कितने बजे तक आएगा, अगर किसी प्रश्न में आपको ऑब्जेक्शन है तो किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो और उसके सॉल्यूशन क्या होगा, और फाइनली जो आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब होगा, वो सारी जानकारी उसमें दी गई है बेटा। तो आइए मैं मानसर सबसे पहले जीएस का प्रश्न आपको सोल्व करवाऊंगा और उसके बाद आपको इंग्लिश का प्रश्न मैं सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिया गया था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक एक करके चीजों को आप टिक करते जाइएगा। यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन संख्या 21, जातक किसका ग्रंथ है? जातक हुज बुक्स इज जातका? ये कहता है वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो सी है, बौद्ध। जातक जो कथाएं थी वो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं थी, तो इसलिए जातक ग्रंथों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के साथ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी। अगला क्वेश्चन जो आपका बेटा 22वां, तो 22वें क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बेटा ये हर्षचरित थी ना, ये बायोग्राफी थी हर्षवर्धन की, जो थानेसर का शासक था। तो हर्षचरित जो है उसका जो लेखक था, उसका राइट आंसर जो है बेटा वो होगा आपका बाण भट्ट। ये इसका दरबारी कवि था। दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, जिसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें आपसे पूछा गया है अल बेरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल बेरूनी एक विदेशी यात्री था जो भारत में आया था और भारत की यात्रा के ऊपर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ये पूछना चाहते हैं कि किसके शासनकाल में और किसके रीजन के अंदर ये आया था हिस्टोरियन। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के समय में भारत आया था, जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन संख्या 24 है। इसमें पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप लोग बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पूछा गया कि इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? 1921 ईस्वी में। ये दयाराम बहादुर साहनी और साथ में जो उस समय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे, उन दोनों ने इसकी मिलकर खोज की थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यानी कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो किसने स्टार्ट किए थे? जिसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? कुषाण। कुषाण का सबसे पहला जो शासक था वो था कुजुल कटविशेष, और इसका सबसे प्रतापी जो शासक था उसका नाम था कनिष्क बेटा, जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा? ए। किस नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? इसके ऑप्शंस आपको यहां मिलेंगे। पद्मा के नाम से बेटा जाना जाता है किसको? गंगा को। झेलम जो है वो बांग्लादेश में नहीं है, झेलम आपकी डायरेक्ट पाकिस्तान में जाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है इसको हम यमुना के नाम से, जमुना के नाम से जानते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। और जो सिंधु बेटा वो पाकिस्तान में जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो बी है वो गंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है आपका, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है उत्तराखंड का वो कौन सा है? देखिए बेटा, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। ये प्रशासनिक भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अगर K2 को दूसरी सबसे ऊंची चोटी और K2 को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो बेटा तो K2 के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद जो है नंदा देवी आता है तीसरा स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा आपका? नंदा देवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28वां है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? लेगून झील बेटा वो होती है जो किसी तटीय क्षेत्र में बनती है और जो किसी खाड़ी, सागर, महासागर के आसपास बनती है। और लेगून झीलें हमेशा खारे पानी की झीलें होती है। जैसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध लेगून झील है वो उड़ीसा की चिल्का झील है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी भारत की मानी जाती है। उसके बाद आपका बेटा 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपका कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? विजयवाड़ा बेटा जो है सबसे फेमस साउथ इंडिया का एक शहर है और ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो साउथ इंडिया के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनमें विजयवाड़ा का एक प्रमुख स्थान है, जिसका राइट आंसर आपका होगा बेटा सी, कृष्णा नदी के किनारे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन बेटा, जिसमें आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात यानी कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो नहीं है? बेटा भिलाई में भी है, दुर्गपुर में भी है, जमशेदपुर में भी है, लेकिन झरिया के अंदर नहीं है। मतलब ये पूछ रखा है कि किसके अंदर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ए। इसके अलावा 31वां क्वेश्चन आपका इस तरफ देखो, ये पूछ रहा है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है बेटा। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है या आइनोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। कौन सी ऐसी लेयर है जिसके अंदर ये मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती है बेटा? ए ऑप्शन दे रखा है समताप मंडल, ए ऑप्शन समताप मंडल है, और उसके अलावा बी ऑप्शन है बेटा ऊपर मिलेगा आपको, जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन अक्षोभ मंडल है, सी है आयन मंडल है, और डी ऑप्शन आपका जो है इसको मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा एग्जैक्ट वो होगा अक्षोभ मंडल, जो धरातल से लेके और ऊपर तक पाई जाएगी सबसे पहली परत अक्षोभ मंडल, जो अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। चाहे आंधी, तूफान, वर्षा, हिमपात, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, कोई भी मौसमी घटना होती है तो वो किसके अंदर होती है बेटा? अक्षोभ मंडल के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि शुक्र सबसे नजदीक है या मंगल सबसे नजदीक है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का जो ग्रह है बेटा वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो आपका राइट आंसर ए है। उसके अलावा आपका 33 जो क्वेश्चन है वो आपका पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ है। पूछ रखा कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है उसका उल्लेख किसमें है? तो संविधान का बेटा भाग नंबर जो है 20, उसके अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र कर रखा है, और इसमें आर्टिकल 368 जो है उसके अंदर इसका वर्णन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा पार्लियामेंट्री सिस्टम से। पार्लियामेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। तो मतलब ये पूछा कितने दिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी संसद से एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसका जो राइट आंसर है बेटा वो 60 डेज, 60 दिन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बेटा 35 क्वेश्चन, ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ है। कह रहे कि राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है? आर्टिकल 58, 60, 66 और 70। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। अच्छा, उसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड है बेटा दूध उत्पादन से संबंधित था। ये ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध उत्पादन से संबंधित था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से इसको आरंभ किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन यहां से होगा आपका 37। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? बेटा रबी की फसलें जो होती है ना उनकी बुआई सर्दियों में होती है और कटाई जो है वो गर्मियों के आरंभ में होती है। जैसे अभी नवंबर का महीना चला हुआ है तो अक्टूबर नवंबर के अंदर जिन फसलों की बुआई होती है और जिनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है उन सभी फसलों को हम रबी की फसल बोलते हैं। और रबी की फसलों पूछ रखा है, जैसे चावल है गर्मियों में बोया जाता है तो आंसर ये नहीं होगा। जवार भी गर्मियों में होता है बेटा, मक्का भी गर्मियों में बोया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जौ ऐसी फसल है जो रबी की फसल है। जैसे जौ है, मटर है, गेहूं है, इस प्रकार की जो फसलें हैं बेटा वो सारी रबी की फसलें आपकी कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा महाबोधि मंदिर स्थित है। ये महाबोधि मंदिर बेटा बोध गया बिहार में स्थित है। ये पटना में नहीं है, ये इसमें गया में है, बिहार के अंदर पावापुरी में नहीं है। महाबोधि मंदिर बेटा बौद्ध धर्म से संबंधित है और जहां पर गौतम बुद्ध से इसका संबंध माना जाता है। अच्छा 39 क्वेश्चन बेटा आपका, यह विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर आपका डी होगा, और इन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना भी की थी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? फोर्ट विलियम एक किला था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था बेटा, और यह किला आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे इस किले का निर्माण किया गया था। इसके अलावा बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज से आते हैं, ग्रामर से। इसको ध्यान से समझिएगा बेटा।
क्वेश्चन संख्या 41 है। इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेटा पहले समझो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। जब एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज दोनों आपस में कनेक्ट होंगे किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर, एक इंडिपेंडेंट क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज दोनों सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कनेक्ट होंगे तो जो नया सेंटेंस क्रिएट होगा बेटा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, जो इसमें से सही आंसर है, यहां पर एक सेंटेंस लिखा बेटा आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर पर गया, और उसके बाद है आपका I needed to buy some milk। इसमें कंजक्शन कौन सा है बेटा, बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। यहां पर एंड कंजक्शन के साथ सेंटेंस आया है, एंड एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है बल्कि एंड एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, बी। आपका राइट आंसर आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड टू बाय सम मिल्क, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 41 के बाद 42 है बेटा। 42 में आपसे पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय नेक्स्ट ईयर। जहां बेटा नेक्स्ट ईयर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। इसमें विल हैव दे रखा बेटा, इसमें वुड हैव है, तो वुड हैव का यूज इसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात है। किसका यूज होगा बेटा, विल हैव का। तो इसमें ए आंसर आपका 42 क्वेश्चन का ए आंसर इसका बिल्कुल होगा राइट। उस तरफ देखेंगे बेटा आपका 42 में कुछ और ऑप्शंस भी थे। हैव स्टडीड बेटा होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए ये भी गलत होगा, ये सिंपल प्रेजेंट है इसलिए ये भी गलत होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा वो ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन आपके पास हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक बात आपने जरूर पहचानी होगी बेटा, पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट से पहले क्या मिलता है, बाय। इसमें देखो बेटा क्या मिला है आपको, टीचीज, तो आपका क्या हो गया, गलत, थर्ड फॉर्म है ही नहीं। इसमें आर, टोट और फिर वाई, तीनों चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। ये गलत क्यों है बेटा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या दे रखा है, आईएनजी। ये गलत क्यों है बेटा, इसमें क्या दे रखा है आपको, टीच, इसलिए ना तो ये आंसर है ना आपका ये आंसर है। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी, क्योंकि पैसिव इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी कंपलसरी है और साथ में बाय प्रीपोजिशन भी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रोनाउन क्या है बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द टीम कैप्टन गेव आपकी क्या है बेटा, एक वर्ब। आपको पता है वर्ब के बाद हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट का। आपने ऑब्जेक्ट देखना है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, क्या होगा, मी। द टीम कैप्टन गेव मी अ ट्रॉफी, यानी कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी, इसलिए आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका 45, क्वेश्चन संख्या 45 है आपका, जिसमें पूछ रखा है आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल बताना है। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा बेटा अपनी अपनी क्लास में, उनको पता होगा फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलेगा आपको, विल मिलेगा या फिर साथ में सेल मिलेगा, प्लस में आपको हैव मिलेगी और वर्ब की क्या मिलेगी बेटा, थर्ड फॉर्म। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें सिर्फ विल और गो दे रखा है, तो क्या होगा, गलत। इसमें गो टू दे रखा है, क्या होगा, गलत। इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, क्या होगा बेटा, गलत। तो विल है और थर्ड फॉर्म किसमें है, बी में, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 46, क्वेश्चन 46 में कह रखा है इफ के बाद आई दे दिया फिर डैश यू आई वुड नॉट डू दैट। मैंने कहा कि अगर मैं तुम होता ना तो मैं ऐसा नहीं करता। तो बेटा आपने कभी पढ़ा होगा जरूर ग्रामर में कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है तो इसको इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, यानी कि इसको काल्पनिक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे काल्पनिक सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, वी हो, यू हो, दैट, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका फिक्स होता है, वहां पर किसका यूज होता है, वर्ब का। इसलिए ना तो यहां हो जाएगा, ना इज आएगा, ना क्या आएगा, एम। कंडीशन, ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है, जिस कारण से यहां पर वर्ब का यूज होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, सी। क्वेश्चन संख्या 47 देखो बेटा। 47 के अंदर आपसे पूछ रखा है कि आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बताना है। इसकी क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा, हैड मिलेगा, हैड के साथ क्या मिलेगी, बीन, और वर्ब की क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म, और क्या मिलेगा, आईएनजी। देख लो किसमें मिल रहा है, इसमें क्या है, वेंट है, गलत होगा।
इसमें क्या है, विल गो है, गलत होगा। इसमें क्या है, गो टू द स्टोर, क्या होगा, गलत। हैड भी है, बीन भी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, तो आंसर क्या होगा आपका बी। क्वेश्चन संख्या 48 क्या कहता है, देखो एक बार, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बेटा आपने एडजेक्टिव बताना बेटा, जैसे दिस इज द, यहां पर क्या है, द क्या होता है बेटा, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आता है तो बाद में कौन सी डिग्री लगती है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में देखो बेटा क्या है, इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंगेस्ट है और मोस्टेस्ट है। ये दोनों तो वैसे ही गलत वर्ड है बेटा। इंटरेस्टिंग के साथ ईएसटी लगाते हम, और ना ही मोस्ट के साथ ईएसटी लगाते। तो आपका मोर है, ये कंपैरेटिव है, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन संख्या 48 का जो राइट आंसर है बेटा वो क्या होगा, ए। और 49 में देखो क्या है बेटा, आपसे पूछा गया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस इज द एग्जांपल ऑफ ए सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। पता बेटा कौन सा होता है, हैज मिलेगा या फिर हैव मिलेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। वेंट आया सेकंड फॉर्म, गलत है। हैव गॉन है, विल गो है और गो टू है, ये गलत होगा बेटा। ये आपका हैव गॉन जो दे रखा है ये राइट आंसर होगा, और ये भी आपका क्या है, गलत है। और फर्स्ट वाला भी क्या है बेटा, गलत है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आपके बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं करंट अफेयर के। कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन पेंडिंग है आई थिंक, एक क्वेश्चन है ये रहा बेटा, एक क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा। देखो ये एक क्वेश्चन आपका यहां से, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये है बाय द टाइम आई अराइव्ड दे डैश देयर होमवर्क। इसमें पूछ रखा है भाई, इसमें कौन सा सेंटेंस का यूज होगा। क्वेश्चन संख्या 50 है बेटा। यहां पर आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए ए आपका सही होगा। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सेंटेंस में होता क्या है बेटा, एक पार्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो तो अगले पार्ट में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ये आपके हो गए क्वेश्चन 50 तक है, किसके बेटा, इंग्लिश के। अब मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर की दे रहा हूं, उसके बाद बाकी सभी टीचर्स जो है आपके सब्जेक्ट्स के आंसर की जो है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके करंट अफेयर के, यहां से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ये पूछा गया है कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। बेटा चाहे पद्म पुरस्कार हो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, चाहे आपका भारत रत्न पुरस्कार हो, उनकी घोषणा जो है वो 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाद में कार्यकाल के दौरान उनको सम्मानित किया जाता है। इस बार के जो पुरस्कारों की संख्या थी बेटा वो 132 थी, 132 पुरस्कारों की मंजूरी राष्ट्रपति ने दी थी। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा बेटा, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। ऐसा बेटा जब भी गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो जंगलों में अचानक आग लग जाती है और जंगल की आग बेकाबू हो जाती है तो देश में इमरजेंसी लगानी होती है। तो दक्षिण अमेरिका का बेटा जो चिली देश है, उस चिली देश में ऐसी गर्मियों में भीषण आग लगी थी जंगलों में, जिस कारण से उस देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। तो आपका जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, डी यानी कि चिली। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ओलंपिक से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर है वो रघुराम है। रघुराम जी को हाल ही में इसका जो ओलंपिक संघ का मुखिया या सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 83 के बाद क्वेश्चन संख्या 84 में। क्वेश्चन संख्या 84 है बेटा, उसमें देखो क्या है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है बेटा। तो अरुणा जो नायर है उनको रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था बेटा। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और है कि वो है कि भारत के किस क्षेत्र में मिलन 2024 नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित होने वाला है या होने वाला है। तो बेटा ये नौसेना इंडियन नेवी का एक अभ्यास था, इसका 12वां संस्करण था और ये भारत के अंदर विशाखापत्तनम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए। क्वेश्चन संख्या आपके हाँ यहां तक होगा आपका। देखो बेटा मेरे द्वारा आपके जो आपकी क्विज हुई थी इसके अंदर एक तो पोर्शन आपका जीके का था बेटा, दूसरा पोर्शन आपका इंग्लिश का था और तीसरा पोर्शन आपका करंट अफेयर का था। तीनों का मैंने डिटेल एनालिसिस करवाया है
फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, फिर आपका नंबर है आपके पास है, उस नंबर के माध्यम से आप लोग आपका डाउट ले सकते हैं। अगली हम दोस्तों नमस्कार, जो आज के क्विज के अंदर हमारे कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे उसमें 500 में से 5 जो सवाल थे वो कंप्यूटर के डाले गए थे, और उनमें से हम प्रत्येक सवाल को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जिक्र करेंगे। जिनमें से हमारा जो पहला सवाल है कि इन नेटवर्क्स VEP स्टैंड फॉर, नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है। तो WEP के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा, कंप्यूटर के अंदर आपका एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है आपका प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब भी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डेटा भेजना होता है या उनका कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी, किसी भी तरीके से उनकी कनेक्टिविटी होती है, तो कुछ एक रूल या फिर ये कहें कुछ एक नियमों का पालन करना होता है। कि जब भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे, कोई भी डेटा भेजोगे, चाहे आप इंटरनेट का प्रयोग करके भेजो या फिर आप उन दोनों को किसी वायर लाइन के साथ कनेक्ट करके उनको भेजो, तो क्या होगा, कुछ एक रूल या कुछ एक नियमों का पालन करना पड़ता है, और इन्हीं रूल या इन्हीं नियमों के समूह को एक नाम दिया जाता है और उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। कि नियमों का समूह क्या कहलाता है आपका कंप्यूटर के अंदर, प्रोटोकॉल कहलाता है। और उन्हीं प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल है आपका जिसका नाम होता है WEP। कि जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, उनकी कनेक्टिविटी के लिए सिक्योरिटी पर्पस के आधार पर एक प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, और वो प्रोटोकॉल होता है आपका WEP। और इस WEP की जो फुल फॉर्म होती है, ये फुल फॉर्म होती है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका C, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा 67 नंबर का जो सवाल है उसको हम देखते हैं। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 1006 टू बाइनरी, की दशमलव संख्या है 106, इसको द्विपदी यानी कि बाइनरी के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको हम देखते हैं कि जैसे हम मैथ के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम के अंदर हम कई प्रकार की संख्याएं देखते हैं। कि जैसे होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है, या फिर हिंदी में कहें कि जैसे सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी हमारा एक नंबर सिस्टम होता है, और इस नंबर सिस्टम के अंदर आपके 4 प्रकार के नंबर प्रयोग किए जाते हैं। और उन 4 प्रकार में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है आपका बाइनरी नंबर। जो दूसरा नंबर होता है उसे कहा जाता है डेसिमल, जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं ऑक्टल, और जो तीसरा होता है और चौथा होता है उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी होता है, बाइनरी के अंदर सिर्फ आपके 2 अंक यानी कि 2 डिजिट प्रयोग किए जाते हैं, और वो होते हैं आपके 0 और 1। यानी कि 0 और 1 को यूज करके जो भी संख्या बनाई जाएगी आपकी, जो भी आपका नंबर बनाया जाएगा, उस नंबर को हम एक तरीके से बाइनरी नंबर कहते हैं। और इसके साथ साथ कि प्रत्येक नंबर की एक बेस वैल्यू होती है, प्रत्येक नंबर की एक बेस वैल्यू होती है जो ये बताती है कि भाई ये नंबर आपका बाइनरी है, डेसिमल है या ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। तो बाइनरी के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो बेसिकली 2 होती है। कि जैसे अगर मान लो कि कोई संख्या बाइनरी के अंदर लिखी गई है, तो मान लो कि जैसे वो 10 है या 10 है, अगर इसके साथ में ये 2 बेस वैल्यू अगर 2 होगी, तो इसका अर्थ होता है कि भाई जो ये आपकी संख्या है या जो आपका नंबर है, ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर है। उसके साथ जो डेसिमल होता है, डेसिमल के अंदर आपके 10 अंक शामिल होते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, और इसका जो बेस वैल्यू होता है वो आपका 10 होता है। कि अगर जैसे हमने कोई संख्या, जैसे 12 हमने संख्या लिखी और उसके साथ में बेस वैल्यू 10 लगा दिया, तो इसका अर्थ है कि जो संख्या है ये आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी डेसिमल संख्या है। उसके बाद ऑक्टल के अंदर आपके कुल 8 अंक आते हैं जो 0 से लेकर के 7 तक होते हैं, और जो इसका बेस वैल्यू होता है वो बेस वैल्यू 8 होता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के अंदर आपके नंबर भी होते हैं, आपके अल्फाबेट भी होते हैं। कि जैसे नंबर के अंदर 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 जो अंक होते हैं आपके वो नंबर के रूप में होते हैं,
और जैसे ही 9 के बाद जो अगला अंक आता है यानी कि 10 आता है, उस 10 संख्या को अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और उसकी जगह हम ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 11 की जगह हम बी लिखते हैं, 12 की जगह सी लिखते हैं, 13 की जगह डी लिखते हैं, 14 की जगह हम ई लिखते हैं और 15 की जगह हम एफ लिखते हैं। और इसके साथ साथ कि जो इसका बेस वैल्यू होता है वो आपका 16 होता है। कि कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम में आपके 4 प्रकार के नंबर, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, जिनको अलग अलग अंकों के अंदर अलग अलग उनकी बेस वैल्यू के साथ डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद कि इनके जो दूसरे सवाल होते हैं वो दूसरे सवाल होते हैं आपके इनके कन्वर्जन के, कि आपको किसी एक अंक से या एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में बदलना हो, कि जैसे बाइनरी को आपको डेसिमल में बदलना हो, या बाइनरी को ऑक्टल में बदलना हो, या बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में बदलना हो। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपका जो सवाल है कि आपसे पूछा गया है कि भाई 106 जो है वो डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो जब भी किसी डेसिमल संख्या को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो क्या किया जाता है, उस नंबर को यानी कि उस संख्या को बाइनरी की बेस वैल्यू, और बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है आपकी 2 होती है। कि कोई भी डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उस संख्या को बाइनरी की बेस वैल्यू यानी कि 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक आपका जो शेषफल है वो 0 या फिर 1 नहीं आ जाता। कि जैसे अगर हम इस चीज को देखें कि 106 को कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि हम 106 को 2 से डिवाइड करते रहेंगे और 2 से डिवाइड हम तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल जो है वो 0 या 1 नहीं आता। कि जैसे अब हम 2 से डिवाइड करें कि 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने में जाएगा आपका 53 पे जाएगा, और 53 जब शेषफल बचेगा आपका तो कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। उसके बाद फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे कि 2 को 53 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया 26 इंटू 2 52 आ गया, और 53 में से 52 गया तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा आपका 1 बचा। उसके बाद 2 को फिर डिवाइड करेंगे 13 से, 13 इंटू 2 26, और 26 में से 26 में आपका रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। कि जो भी रिमाइंडर होगा वो हम साथ में ऐसे लिखते जाएंगे और यहां जब तक अंत में आपका 0 या 1 नहीं आता तब तक हम इसको आगे डिवाइड करते रहेंगे। उसके बाद 2 6 12, और 13 से 12 गया आपका कितना रिमाइंडर बचा आपका 1 बचा। उसके बाद 2 3 6, 6 में 6 गया, रिमाइंडर कितना बचा आपका 0 बचा। उसके बाद 2 1 2, इससे रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 बचा। अब लास्ट में हमारी संख्या, हमारा जो अंक आया वो कितना आया 1 आ गया। कि हमने उस संख्या को तब तक डिवाइड करते रहना है 2 से जब तक हमारा अंतिम अंक 0 या फिर 1 नहीं आ जाता। अब ये हमारा 1 आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अब इनको लिखने का तरीका क्या है कि जो ये शेषफल हमें प्राप्त हुए हैं इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो अंत में हमें अंत में जो अंक प्राप्त होता है उस अंक को एक नाम दिया जाता है और उस अंक को हम कहते हैं एमएसबी, जिसका अर्थ होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो पहला शेषफल प्राप्त होता है इसको कहा जाता है एलएसबी, जिसका अर्थ होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इनको लिखने का तरीका कैसे होता है कि बाइनरी संख्या जो लिखने का तरीका कैसे होता है कि इनको एमएसबी टू एलएसबी की तरफ लिखा जाता है। जैसे एमएसबी के अंदर हमारा पहला अंक क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, और हमें कैसे लिखना है कि एमएसबी टू एलएसबी, कि एमएसबी यहां है और एलएसबी ऊपर है, यानी कि हमारी जो लिखने की दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि हमने पहला 1 लिख दिया, 1 के बाद हम एलएसबी की तरफ गए, अगला क्या आ गया आपका 1 आ गया, फिर आगे बढ़े 0, फिर आगे बढ़े 1, फिर आगे बढ़े 0, फिर आगे 1, और फिर आगे क्या आ गया हमारा 0 आ गया, और ये हमारी क्या होगा आपका आंसर होगा। और बेस वैल्यू के साथ क्या आएगा आपका 2,
दो बेस वैल्यू है, इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा नंबर है या जो हमारी संख्या है वो हमारी कौन सी है, वो बाइनरी संख्या है। तो इसके अंदर अगर हम जो आंसर देखें कि 110101, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। कि विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन या प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कि जब भी हम एक तरीके से जो प्रिंट देना होता है तो प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी Ctrl+P होती है। उसके बाद जब हम पेज को एक तरीके से प्रीव्यू करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं कि हमारा पेज ठीक है या इसकी जो पेज की प्रिंट की जो कमांड दे रखी है वो किस प्रकार की, ओरिएंटेशन कैसी है, वो सारा एक तरीके से पूर्वावलोकन करने के लिए उसे हम कहते हैं प्रीव्यू। और प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी होती है Ctrl+ में F2 इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद प्रोसेस डेटा इज नोन एज। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो आपकी बेसिक टर्म होती है, कंप्यूटर के अंदर जो आपकी बेसिक टर्म होती है, उन बेसिक टर्म में से दो चीजें आपकी आती हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है डेटा और दूसरी को कहा जाता है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कि कंप्यूटर की दो बेसिक टर्म में से दो जो बेसिक टर्म है, इनमें से एक को कहा जाता है डेटा और दूसरी को कहा जाता है आपका इंफॉर्मेशन। और डेटा क्या होता है कि डेटा हम कंप्यूटर के अंदर एक तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में या फिर कच्चे पदार्थ के रूप में जिस भी चीज का हम प्रयोग करते हैं, कि जैसे हम जितनी भी जानकारियां हम कंप्यूटर पर लिखते हैं या कंप्यूटर पर कुछ भी, जैसे हम नंबर के रूप में 0 1 2 3 इनका प्रयोग करते हैं, ABCD के रूप में हम कीवर्ड हमारे इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, और जैसे ये स्मॉल और कैपिटल में भी दोनों में होते हैं। उसके साथ साथ हम स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, जो ये चीजें हैं जो एक तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग होती हैं, इनको एक सिंपल नाम दिया जाता है, उनको हम कहते हैं डेटा। इनको कहा जाता है डेटा। और उसके बाद किसी डेटा को ठीक तरीके से अरेंज किया जाए। कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि आपने कीपैड से 5 लेटर या फिर 5 की आपने प्रेस की, कि आपने शुरू में L प्रेस कर दिया, फिर E प्रेस कर दिया, फिर आपने L प्रेस कर दिया, और फिर आपने ये कुछ ऐसे ये 5 की थे आपने प्रेस किए। अब इनको अगर इस तरीके से देखें तो इनका कोई एक प्रकार से मीनिंगलेस चीजें आपको दिखाई देंगी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता दिखाई देगा। लेकिन अगर इन पांचों के पांचों की को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर दिया जाए तो यहां से हमारा एक शब्द बनता है जो मीनिंगफुल शब्द है, हेलो शब्द निकलकर बनता है। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर वो चीज जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, जो कोई भी मीनिंग नहीं होता, तो वो बेसिकली होती है आपकी डेटा। उस डेटा को प्रोसेस करके कुछ एक ऐसी चीज बना दी जाए जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंगफुल चीज बनती हो, तो उस चीज को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। यानी कि जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो हमारी क्या चीज बनती है, हमारा इंफॉर्मेशन बनती है। तो इसी के अंदर क्या पूछ रखा आपका कि प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन बी स्पीड अप द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत ही हाई स्पीड वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे सीपीयू की गति तेज होती है। कि इसके अंदर एक चीज पूछी गई है कि भाई ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हमारी सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने में सहायक है। सिंपल सा इतना एक तरीके से सवाल है ये।
इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा ओपन करते हो, कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी डेटा ओपन करते हो, कि जैसे मान लो कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फोटो सेव है और ये फोटो किसी फोल्डर के अंदर है, तो आप उस फोल्डर के अंदर गए और उस फोल्डर के अंदर उस फोटो के ऊपर डबल क्लिक किया और उस फोटो को क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी डेटा को ओपन करते हो तो ओपन करने का जो काम होता है वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर सीपीयू काम करता है। कि सीपीयू किसी भी डेटा को प्रोसेस लगाओ या ओपन करने का मतलब सारा जो काम होगा वो बेसिकली सीपीयू काम करता है। तो जब हम उस फोटो को ओपन करते हैं और ये ओपन करने वाला कार्य सीपीयू के पास आता है, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सर्च करने लगता है। और ये सर्च क्या करता है, ये सर्च करता है कि भाई जो ये फोटो या फिर इस डेटा को जो ओपन करना है वो मुझे कहां से ओपन करना है, वो मुझे कहां से ओपन करना है, यानी कि कौन सी मेमोरी से उसे ओपन करना है, ये डेटा एक तरीके से कहां पर सेव है। और इस सर्च के लिए जो वो सबसे पहले सर्च करता है वो बेसिकली सर्च करता है कैश मेमोरी के अंदर। और दूसरे नंबर पर अगर मान लो कि वो डेटा कैश मेमोरी के अंदर ना हो तो वो दूसरा सर्च करता है आपका मेन मेमोरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं रैम भी जिसको कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी जिसको कहा जाता है। कि आपके जितने भी रीसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने कुछ एक समय पहले ओपन किए हो और उसको क्लोज कर दिया हो, तो उन डॉक्यूमेंट को एक नाम दिया जाता है और उनको हम कहते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट। और रीसेंट डॉक्यूमेंट जितने भी सेव होते हैं आपके, वो आपके कैश मेमोरी के अंदर सेव होते हैं। तो क्या होगा, जब भी आप उस डेटा को ओपन करते हो तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू शुरुआत में सबसे पहले कैश मेमोरी के अंदर उसको सर्च करता है और बाई चांस वो रीसेंट डॉक्यूमेंट हुआ तो सीपीयू को वो डेटा यहीं पर मिल जाता है और उस डेटा को वहां से उठा करके ओपन कर देता है। तो इस मामले में सीपीयू की यानी कि सीपीयू की स्पीड को हाई करने में जो उसकी सबसे अधिक सहायता करता है वो आपका बेसिकली होता है आपका कैश मेमोरी। इसके ऊपर मतलब जब क्लास के अंदर मैं इस टॉपिक को करवाता हूं तो बड़े अच्छे से कि भाई अलग अलग प्रकार की जो मेमोरी होती है, वीडियो मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या होती है, मैग्नेटिक मेमोरी क्या है, बड़े अच्छे तरीके से मैं पढ़ाता हूं वहां पर कि कैश मेमोरी के भी कितने टाइप होते हैं। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा आपका, वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, कैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये आपके कंप्यूटर के सवाल थे। उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम हुआ होगा वो अच्छा हुआ होगा। तो ऐसे ही अगले जो हमारे पोर्शन है उनका भी सॉल्यूशन ऐसे ही करवाया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज अपना एक टेस्ट हुआ था। इस टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी के पोर्शन के साथ। हिंदी के पोर्शन में पहला क्वेश्चन आपके पास है, लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है लघुत्तम इकाई वो क्या है। तो लघुत्तम इकाई की अगर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। आपने कई बुकों के अंदर अक्षर भी पढ़ा होगा, लेकिन वर्ण और अक्षर में डिफरेंस होता है। देखो मैंने एक लिखा यहां पर कुछ और एक मैंने ये लिखा, एक ये लिखा और एक ये लिखा। तो ये क्या है आपका, ये वर्ण है जिसको सिर्फ लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। आप इसको बोल नहीं सकते। वैसे हम बोल देते हैं, ध्वनि निकाल देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बोला नहीं जाएगा। जब इसमें हम स्वर ऐड कर देंगे तो ये बोलते हैं, और जिनको हम बोलते हैं वो क्या है, अक्षर है। तो लिखते क्या है सबसे छोटा। आपने कभी आधा कै लिखा है, आधा कै लिखा होगा। कैसे लिखते हो, अगर बीच में आया तो ऐसे लिखते हो। मान लो सिर्फ एक वर्ण लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे। तो ये क्या है, वर्ण है, सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्तऋषि शब्द का विच्छेद कीजिए। सप्तऋषि जो शब्द है इसका विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो सप्त प्लस में ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्त प्लस में ऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आपसे पूछा गया है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का उपयोग कहां पर होता है, उपसर्ग। याद रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगेंगे, शब्द के अंत में क्या लगता है फिर, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट है बेटा, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं का जो बोध करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार मतलब पूरे के पूरे जाति का बोध कराने वाले शब्द, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, उसे हम नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पूछा गया ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर का स्त्रीलिंग, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? ठकुराइन है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा भाई? ठकुराइन बनेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आप किसका उपयोग करते हो? ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में नाउन के स्थान पर जिसका उपयोग करते हो प्रोनाउन, वैसे ही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट बात करें भाई, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा की विशेषता मतलब संज्ञा क्या है? संज्ञा मान लो कोई किसी का नाम हो सकता है, मैंने बोला कपड़ा, कपड़ा, या फिर मैं लिख दूं यहां पर शर्ट, शर्ट है एक, वो शर्ट कैसी है? नई है, पुरानी है, लाल रंग की है, सफेद रंग की है, तो नया, पुराना, लाल रंग, सफेद रंग, ये क्या है? उस शर्ट की विशेषता है। तो यहां पर विशेषता क्या है भाई? नया है। आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण नया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? रजनीश शब्द में संधि पूछी है तो रजनी प्लस में ईस, जहां ई और ई मिलकर बड़ी ई बना दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घ संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि इसमें हो जाएगा। लुठित वर्ण कौन सा है? लुठित वर्ण की अगर हम बात करें तो जो र है वो क्या है आपका? लुठित वर्ण है। मंजरी किसका पर्यायवाची शब्द है? मंजरी बोले तो फूल। मंजरी किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? तो मंजरी फूल का पर्यायवाची शब्द है। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट हरियाणा जीके का पोर्शन। हरियाणा जीके में हम बात करते हैं हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के पहले राज्यपाल, तो बोल देना कौन है? कौन है? कौन है? आंसर करना है धर्मवीर है। कौन है भाई पहले राज्यपाल? तो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती दूसरे नंबर के राज्यपाल। रणजीत सिंह नरूला तीसरे नंबर के राज्यपाल। RS नरूला। जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी बोले तो 4th नंबर के राज्यपाल। पॉइंट क्लियर है? तो पहले नंबर के पूछा है धर्मवीर। पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? पेहवा मेला, पेहवा कहां पे है? पेहवा, पेहवा, पेहवा कुरुक्षेत्र में है भाई। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो राइट आंसर क्या कर देंगे? कुरुक्षेत्र। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? बोले तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर भाई। क्या है? काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। आंसर हो जाएगा काला तितर। आपसे पूछ ले मोर, मोर भी पढ़ा ना आपने? मोर याद रखना, भारत का। किसका है ये? भारत का। कैसा पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? बोले तो मोर। और बात करें पशु कौन है भाई? पशु कौन सा? हरियाणा का राजकीय पशु। राजकीय पशु बोल दो कौन सा? काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण। राजकीय फूल, फूल कौन सा है? कमल। फूल कौन सा है? कमल। इसके अलावा पेड़ पूछ ले तो भाई, पेड़ भी तो पूछ सकता है ना। राजकीय पेड़ हरियाणा का कौन सा है? आंसर करना है पीपल। कौन सा है? पीपल। नेक्स्ट बात करते हैं, When was the third battle of पानीपत fought? यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध आंसर कर देना है 1761 में। किस किस के बीच में? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। पॉइंट क्लियर है? जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की। कहां लड़ा गया? पानीपत के मैदान में। और इसी मैदान से संबंधित, इसी युद्ध से संबंधित काला अंब पर्यटन स्थल, पर्यटन
स्थल कहाँ है, आंसर कर देना है भाई, पानीपत में है। कहां पर है ये, पानीपत में। फिर इनमें क्या हुआ, 26 में पहला लड़ा गया था, 56 में दूसरा लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था, दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं। 1191 भी दे रखा है। यहां पे क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जीत किसकी हुई, मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। दूसरा युद्ध हुआ तराइन का 1192 में, उसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। निम्न में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा में भी ताजमहल है नहीं, लेकिन मान लेते हैं भाई। किसको मानते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को। क्यों मानते हैं, एक इतिहासकार हुआ डेविस राय, उसने कहा ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत है तो कौन सी है, शेख चिल्ली का मकबरा है। फिर हम हरियाणा वासियों ने कहना शुरू कर दिया हरियाणा का ताजमहल। जैसे ताजमहल बना है, दिखने में वैसा ही स्ट्रक्चर है जो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। किसने बनवाया था, दारा सिको ने। दारा सिको कौन था, शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पुत्र था। पॉइंट क्लियर है। और ये शेख चिल्ली कौन था, इन दोनों का गुरु था भाई, इन दोनों का गुरु था। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां पर स्थित है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बोल देना, पंचकूला में है, नाम है करो। कौन सी चोटी है, नाम है इसका करो। कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, तो 1467 मीटर की ऊंचाई है भाई। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी किसको बनाया था। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी, हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक हुआ। ये वर्धन वंश का शासक कौन, हर्षवर्धन। राजधानी बनाया किसको, थानेसर को। क्यों, क्योंकि इसने अपना जो शासन चलाने का काम किया वो हरियाणा के क्षेत्र से ही चलाया, और राजधानी किसको, थानेसर को। नेक्स्ट भाई, आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा प्रदेश में लगा है, तो आंसर कर देना है भाई, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है, 3 बार हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये है अपना हरियाणा। दिखाई दे रहा है, अब दिखेगा। ऐसा 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 लगभग दिखता है, सेम नहीं है, डिटो सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है, लगभग ऐसा दिखता है। और इस ऐसे दिखने वाले अपने इस हरियाणा प्रदेश में है ना, यहां से यहां तक कौन है, पंजाब। यहां से यहां तक कौन है, राजस्थान। और यहां से यहां तक कौन है, यूपी। बस ये बीच में कौन बैठा है, दिल्ली। और यहां से यहां तक कौन है, हिमाचल प्रदेश। और ये जो एरिया बच गया ना, यहां पर है उत्तराखंड। फिर पूछ रहा है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा सीमा साझा करता है। पंचकुला की बात करें ना, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये पंचकुला है। यमुनानगर की बात कर लिया तो ये यमुनानगर है। सिरसा की बात कर लिया तो ये सिरसा है। महेंद्रगढ़ की बात कर लिया तो महेंद्रगढ़ है। तो देख कर बता दो फिर कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। भाई मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये बोल दो सर, ये यमुनानगर था। कौन सा था, ये यमुनानगर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर। 3 राज्यों के साथ, कौन कौन से 3 राज्य है, देखो यहां पर ये आया हिमाचल प्रदेश, ये आया उत्तराखंड, और ये देखो ना यहां तक यूपी। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर नू पूछा भाई हरियाणा गठन का समय कुल कितने जिले बनाए गए थे। पहला तो नू बता दो हरियाणा का गठन कब होया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। भाई कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। अच्छा जी, उसके बाद कितने जिले बने थे भाई, 7 जिले बने थे।
कौन कौन से थे जी? याद तो कौन होंगे, करवा दिया फिर। कागज अमर है, कौन सा? कागज के है अमर है। कैसे बना करनाल, कैसे बना गुड़गांव, जैसे बना जींद, ऐसे बना अंबाला, मैं से बना भाई महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। और रै से क्या बन गया रे? रोहतक। और है से क्या बन गया रे? हिसार। तो कितने जिले भाई? 7 जिले। फिर पूछ लेगा हरियाणा गठन के समय में जो 7 जिले थे ना, सबका बड़ा कौन सा था? तो कह दियो हिसार था जी, 13,891 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और सबका छोटा कौन सा था? तो बोल दियो ना जींद था जी, कितना? 2712 वर्ग किलोमीटर है। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई कई जिले बने थे? 7 जिले बने थे। तो अपने हरियाणा जी की हो जाती है कंप्लीट भाई। इसके बाद अपन बात करांगे किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करते हैं बेटा यहाँ पे। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये आगे भाई रीजनिंग के क्वेश्चन है 89। ये है भाई पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। पूछा गया कि सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जिस तरीके से इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखेंगे? इसको तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे FIRST, इसको लिख दिया RIFTS। देखो सेम लेटर दिए गए है ना, बस इनको चेंज कर दिया, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया बस। यहाँ पे कैसे कर दिया पोजीशन को चेंज भाई? इनकी पोजीशन को चेंज ऐसे कर दिया। देखो कैसे, यहां पे लिखा था FIRST, यहां पे लिखा था क्या? RIFTS। तो देखो R यहां पे, I यहां पे, F यहां पे, T यहां पे, S यहां पे। तो इसको भी कर दो ना चेंज। फिर GHOST, घोस्ट को क्या लिखेंगे? पहले O, फिर H, फिर G, फिर T और फिर S। OHGTS आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन है यदि गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है, तो बताइए बताइए ये किसके बराबर होगा? 8 4 2 4 2 किसके बराबर हो? तो बता दे भाई। यहां पर देखो भाग का अर्थ क्या बोला इसने? कहां है भाग? भाग 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 का अर्थ क्या है? कहां गया भाग? भाग का अर्थ गुणा है, गुणा है। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है भाई? माइनस का अर्थ प्लस है जी। और प्लस का अर्थ क्या है? भाग है जी। कई बच्चे क्या करेंगे? 8 गुणा 4 32 माइनस 2 30, 4 34, भाग में 2 17 आंसर आ गया जी। है ही नहीं, है ही नहीं 17। तो फिर क्या करना है? यहां पर बोर्ड मास रूल लगाना है। बोर्ड मास, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट माइनस। तो पहले क्या करना? ब्रैकेट है नहीं है, O है नहीं है, तो सबसे पहले D है ना, तो D को सोल्व करो। यहां से सोल्व किया तो 2 आया। उसके बाद क्या करना है? M करना है मल्टीप्लाई। 8 गुणा 4 32, 32 माइनस 2 और यहां पर प्लस का 2, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, क्या बचा? 32 बचा। कहां है ऑप्शन में? ये रहा ऑप्शन में। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि फाइंड द नेक्स्ट लेटर पेयर इन द फ्लोइंग सीरीज। सीरीज में आगे बताना क्या आएगा? डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। तो कहां है? एच एस, ये रहा एच एस भाई। ओके रिपोर्ट। ये भी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 89 की। ब्लड रिलेशन से आया है।
89 की हम बात कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, एक्स का फादर कौन है, ए फादर है ना। तो हम क्या करेंगे, जो मेल है ना मेल, उसको हम प्लस के निशान के साथ डिनोट करेंगे ताकि हमें पता चले कि वो क्या है, वो एक मेल है। और फादर है तो हमसे तो ऊपर ही होगा ना, हमसे ऊपर है तो हमने एक जनरेशन ऊपर ले लिया इसको। बी इज द मदर ऑफ वाई, भाई कोई वाई है उसकी मदर कौन है, बी है। एंड जेड, अच्छा जेड की भी है भाई, जेड की भी है ये मदर। वाई इज ओनली डॉटर ऑफ ए, वाई इज ओनली डॉटर ऑफ ए। अगर वाई की माता ये है और ये इसकी पुत्री है तो बताओ ये दोनों पति पत्नी है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है पति पत्नी। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। बी ए की पत्नी है, भाई बी ए की पत्नी है, यह बात तो सही है। बी की एक पुत्री भी है, कौन, वाई, यह बात भी सही है। वाई बी की पुत्री है, यह भी सही है भाई, यह बात गलत कर रखी है इसने। देखो है एक्स बी का भाई है, एक्स बी का भाई कौन है भाई, एक्स तो बी का के है पुत्र है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या कह रहा है नेक्स्ट में भाई, नेक्स्ट कह रहा है भाई टीना वेंट 20 मीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ में चली भाई, कितना 20 मीटर। अब आपके मन में आया होगा सर ये नॉर्थ में चली है, आपको क्या पता ऊपर की तरफ ही नॉर्थ है भाई, तो याद रखना प्लस का निशान लगाओगे ना, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ, नीचे की तरफ हमेशा साउथ, इस साइड हमेशा ईस्ट और इस साइड हमेशा वेस्ट। तो यहां पर ऊपर की तरफ ही लिखना पड़ेगा ना, यहां से इसको चलाया हमने 20 मीटर गई। उसके बाद देन टर्न टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ी। अभी हमने देखा था ईस्ट डायरेक्शन, और कितनी चली है वो भाई, 5 से चली है तो 5 मीटर चली है, कितनी 5 मीटर। उसके बाद में को देन सी टर्न्ड टूवर्ड्स राइट, राइट वैसे जाने लग रही थी। अब उसका राइट नीचे या ऊपर, तो राइट तो मेरा ये है ना, नीचे है ना, तो नीचे है तो नीचे गई भाई, कितनी 20 मीटर गई। तो नुक है जहां से उसने चलना शुरू किया था ना, ये दूरी कितनी है, ये 20, ये 20, ये 5, तो ये भी कितनी 5 मीटर। कहां है 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर भाई। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें भाई, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा यहां पर ए आई एम ओ जे। अब आप मेरे को ये बताओ, ओ की जगह चलो मैं यहां पे लिख देता हूं वाई। यहां पे बताओ सबसे पहले कौन आएगा जी, ए आएगा। ए के बाद कौन आएगा जी, आई आएगा। उसके बाद कौन आएगा जी, एम आएगा। उसके बाद जी ओ, उसके बाद जी, ऐसे आएंगे ना, डिक्शनरी में ऐसे ही आता है ना, ये अल्फाबेट सीरीज में आते हैं ना। तो एक बात बताओ, इन शब्दों को देखो, यहां पर दिया गया है डी 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 डी, लगा सकते हो पहले कौन आया भाई, सारे एक जैसे है तो कैसे पता चलेगा। डी ई एफ आई, डी ई एफ आई, डी ई एफ आई, डी ई एफ आई, सभी में कॉमन था। काट दो इसको, यहां से तो पता चल ही नहीं सकता हमें कि कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा। अब यहां से देखो, यहां पे है पहले सी, उसके बाद है ए, उसके बाद है एन, उसके बाद है ए। अब एक बात बताओ, इनमें से ये पूछ रखा है ना कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, हाँ लास्ट में कौन आएगा। लास्ट में आप मेरे को बताओ इनमें से क्या आता है। बोलोगे सर एन आता है ना, एन आता है, तो एन तो इसमें है भाई, कहां है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है ना एन। तो डी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन है और सबसे लास्ट में भी क्या आता है, एन ही आता है। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट फिर कह रहा है यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाए, अभी बनाते हैं जी। पहले ऐसे डायरेक्शन बनाओ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। कह रहा है कि उत्तर पूर्व कहां है, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। पीछे चलने की बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कितना 45 डिग्री। तो पूछ रहा है साउथ को हम क्या कहेंगे, साउथ ये रही भाई। अब साउथ में ऐसे चलोगे तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो साउथ ईस्ट कहेंगे। कहां है साउथ ईस्ट,
तो ये रहा साउथ ईस्ट। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड ड्रामा। ड्रामा का नेसेसरी पार्ट, इंपॉर्टेंट आवश्यक पार्ट कौन सा है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो भाई क्या है इसके। इंपॉर्टेंट पार्ट पूछ रहा है कौन सा है इनमें से? अभिनेता, कहानी, निर्देशक, दर्शक। आप कुछ भी ड्रामा करने चले जाओ, मान लो आप ड्रामा कर रहे हैं, आप सबसे पहले सबसे जरूरी क्या होगा इस ड्रामा के लिए? भाई स्टोरी होगी, कहानी होगी, तभी तो कुछ रिप्रेजेंट कर पाओगे ना। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? कहानी है। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि CLOC के क्लॉक को BMNDJ लिखें, उसी भाषा में WHEEL को क्या लिखेंगे? C से पहले B, L के बाद M, O से पहले N, C के बाद B, K से पहले J, यानी कि -1 + 1 -1 + 1 तो -1। W से पहले V, H के बाद E से पहले क्या आएगा? D, क्या आएगा? D। E के बाद आएगा F, L से पहले क्या आएगा? K, VID F के कहां है? ये रहा VID F के, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, पूछ रहा है कि चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप। इस ग्रुप में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे अलग कौन सा है? देखो एक बार 49 63 अंतर है। तो देखने के बाद मुझे पता चला कि देखो भाई ये भी 7 से भाग हो जाता है, ये भी 7 से भाग हो जाता है, ये भी 7 से भाग हो जाता है, ये 7 से भाग नहीं होता। तो सबसे अलग कौन सा है भाई? आपका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे अलग कौन सा है? तो डी आपका सबसे अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 81 हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। आगे पूछ रखा है क्या आएगा? 3, 2, 9, 8, 15, 14। आगे बताओ ना क्या आएगा? 3 से 2 पे जाना है माइनस, 2 से 9 पे जाना है +7, 9 से 8 पे -1, 8 से 15 पे +7, 15 से 14 पे -1। तो आगे क्या करोगे? तो बोल दो सर +7 करेंगे, तो 14 और 7 21 होगा ना। यही हमारा आंसर है। कहां है? 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है? स्क्वायर की अगर हम बात करें ना, ऐसी आकृति जो होती है ना वो स्क्वायर होती है। ये वाली जो आकृति है ना ये सर्कल है, ये वाली जो आकृति है ना ये त्रिभुज है, और ये वाली जो आकृति अच्छा सा बनाते हैं, इस साइड बनाता हूं मैं इसको। ये वाली जो आकृति आपने कभी देखी होगी ना, ऐसी आकृति देखी मिलेगी आप लोगों ने। ऐसी जो आकृति होती है ना ये होती है क्या? क्यूब। और ऐसा ही क्या होता है आपका कमरा? ऐसे नहीं दिख रहा है, मान लो इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हो। तो ये 3D आकृति है। कैसी आकृति है ये? 3D आकृति है। ये 2 डायमेंशनल है, ये भी 2D है, और ये भी 2D है, और ये 3D है। तो आप बताओ मेरे को इन सब में सबसे अलग कौन सी होगी? कह दो सर ये 2D है 3D, तो अलग कौन सी है? 3D है। बोले तो क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3D 2D तो समझ में आ रही हो। मान लो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ लंबाई है या फिर चौड़ाई है भाई। इसमें क्या है? सिर्फ परिधि है, डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन है इसकी। एक डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं? इसकी वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो 2D है, समतल सतह पर इसको बनाया जा सकता है, इसको नहीं बनाया जा सकता। आप अपने रूम को देखो, रूम कैसे आकृति है? 3D है, तो सेम होती है क्यूब के जैसी। फिर क्वेश्चन आया, यदि किसी माह की 13 तारीख शनिवार है, किसी भी महीने की 13 तारीख जो है ना शनिवार है, अच्छा जी, तो पूछ रहा है उसी माह की 30 तारीख कौन सी होगी भाई? 30 तारीख कौन सी होगी आप बताओ। आज कौन सा दिन है? आज जो दिन है वो आज के कितने दिन बाद फिर से दोबारा आ जाएगा? आप बोलोगे सर 7 दिन के बाद आ जाएगा, और 7 दिन एक वीक में 7 दिन होते हैं, यानी कि वीक के बाद दिन रिपीट होते हैं। तो आप बताओ 13 तारीख को शनिवार था, तो अगला शनिवार
+7 कर दो ना, 20 को आएगा। फिर अगला शनिवार 27 को आएगा, और इसने पूछा 30 को, 28, 29, 30 को पूछा है ना, 27 को क्या आ गया फिर से शनिवार, तो 28 को क्या आएगा रविवार, 29 को क्या आएगा सोमवार आएगा सर, मंडे आएगा मंडे। 30 को क्या आएगा मंगलवार आएगा सर, और मंगलवार को ही हम क्या कहते हैं ट्यूसडे कहते हैं सर। है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में भाई ट्यूसडे। ओके रिपोर्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, एक्स और वाई भाई है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। सी ए की बहन है, सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी इज सिस्टर ऑफ ए भी नहीं आया, सी भी नहीं आया। ए एक्स का पिता है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, और सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो सी वाई की क्या है, वट इज सी ऑफ वाई, सी वाई की क्या है, वाई का पिता, पिता की बहन, बुआ, बुआ बोले तो आंट, आपने बुआ ढूंढा होगा ऑप्शन में ना, नहीं मिला, नहीं मिला ना, हाँ नहीं मिला, तो आंसर क्या आ गया भाई आंट है ना। रीजनिंग में बुआ को आंट कहते हैं, बुआ हो या कुछ ऐसे रिलेशन हो तो इनको हम क्या बोलते हैं आंट बोलते हैं, चाची को भी आंट कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, श्रृंखला में लुप्त पद क्या है, लुप्त मतलब मिसिंग नंबर क्या है, यहां पे क्या आएगा, बोला जी 2, 4, 7, 11, 16, यहां बताना क्या आएगा, और 29। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। आगे बताओ आप खुद क्या आएगा, प्लस है, आगे क्या आएगा +7, तो 16 और 6 22 आ गया ना। क्या 22 में +7 करने से 29 आ रहा है, कह दो सर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्या हो गया सर 22 हो गया। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं भाई। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको हिंदी का सॉल्यूशन, हरियाणा जीके का सॉल्यूशन और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो मैच करने हैं, और मैच करने के बाद अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। अब मैं बुलाऊंगा सर को कि वो आए और अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर करवाए। तो जय हिंद दोस्तों। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आकर वो क्या करे, सॉल्यूशन करवाएं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं सुनील कुमार, एमडी ऑफ नोबल एकेडमी नरवाना। और प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है नोबल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आइए आज की जो क्विज प्रतियोगिता हुई थी उसके साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको साइंस की बता दूं और फिर हम मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि जो 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे इस प्रतियोगिता में और 10 क्वेश्चन बच्चों साइंस के थे। जैसे कि साइंस का क्वेश्चन था 71 क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट यूनिट पावर इन सीजीएस। सीजीएस में पावर की यूनिट क्या है, तो बच्चों सीजीएस में पावर की यूनिट अर्ग पर सेकंड है, ठीक है। तो इसका डी उत्तर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आप नॉर्मली 8वीं 9वीं क्लास में आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन ये। और व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में वाटर का हिमांक बिंदु क्या है, तो बच्चों होता है कितना 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से पढ़ाए जाते हैं आपको स्कूल लेवल पे। प्रकाश रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर नोन एज, ठीक है बेटो। ये डिफ्यूजन प्रसार तो नहीं होता, क्योंकि डिफ्यूजन तो आपको पता है फैल जाती है, उसमें फैलाव जिसमें होगा रंगों में जब दिखेगी ना, जब फैलाव होता है, आपने वो देखा है ना सूर्य के द्वारा जो बनता है इंद्रधनुष, तो क्या होता है डिस्पर्सन, ठीक है। फैलाव, रंग फैलाव से इसका 73 का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डिस्पर्सन। 74 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बच्चों, व्हाट इज द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण का मुख्य तरीका क्या है, तो बच्चों पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोप्स। और ये हेटेरोट्रोप्स मतलब बेटा जो दूसरों में डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम
परजीवी, जैसे कि आपकी जोक है, अमरबेल है, कस्केडा, या फिर आप जू कह सकते हैं जो अपने ऊपर रहते हैं, सेप्रोफाइटस जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो पौधे तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो सौपोषी ऑटोट्रोप्सिस का आ जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। 75 क्वेश्चन, विच इज द which chemical fertilizer is needed for the better rhizobium nitrogen fixation। अच्छा बेटा, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो सबसे जरूरी रासायनिक उर्वरक होता है वो फॉस्फोरस होता है, जो किसान अपने खेत में डालते हैं ना, उसमें यूरिया होता है, यूरिया के साथ फॉस्फोरस भी खेत में डाला जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये दोनों ही जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आंसर, फॉस्फोरस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हल्दी एक संशोधन है। अच्छा, ये पूछा जाता है आपसे, ये कंपटीशन एग्जाम में बड़ा रहता है, आपके स्कूल में भी बड़ा पढ़ाया जाता है। 7वीं 8वीं क्लास का क्वेश्चन है कि हल्दी, तो हल्दी बेटा पौधे की तना होता है, स्टेम होता है, ठीक है, ना तो जड़ होती ना ऊपर लगती। पौधे का जो तना होता है ना, हल्दी वहां से, हल्दी की गांठें वहां से मिलती है, ठीक है। तो तना आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से, ये ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये आप 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास में आराम से पढ़ चुके हो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादक में बाष्पीपन पैदा करती है? तो खाद्य उत्पादों में जो बाष्पीपन पैदा करती है ना, वो करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही खाद्य पदार्थ की जो उत्पादन की चीजें हैं उनमें बाष्पीपन आता है। इसका आंसर ऑक्सीजन आ जाएगा आपका। 78 की क्वेश्चन बात करूं तो बेटा ये तो बड़ा इजी सा, तो 5वीं 6ठी क्लास से क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड को बेटा AU से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ मोशन? स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा न्यूटन के लॉ है ना, 3 के 3 लॉ, तो आप ने ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। गति का कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो बेटा ये बच्चों सबका ठीक हुआ होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों 80 क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच इज दिस आर नॉट टाइप ऑफ ब्लड सेल? ब्लड सेल, इनमें से कौन सी ब्लड सेल नहीं है? तो बच्चों हम जानते हैं कि ब्लड में 3 प्रकार की सेल होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो RBC भी ब्लड की कोशिका हो गई, WBC भी, प्लेटलेट्स भी, तो इनमें से स्टेम सेल। स्टेम सेल ये पेड़ पौधों में होती हैं, ब्लड में नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेम सेल। तो बच्चों ये थे आपके साइंस के 10 क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के जो 15 क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चन थे और उनका एक्सप्लेनेशन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों अपना मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। जो 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आओ देखो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करने हैं। और बेटा आप कंपटीशन एग्जाम देने आए थे तो यहाँ पर ट्रिक्स का बड़ा अच्छा रोल होता है, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं 90 मिनट में, जो कि बेटा स्कूल में मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन सीखने को मिलता है। आपको यही सिखाने के लिए कि बेटा +2 के बाद आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो आप उनको हैंडल करना सीखिए। अब इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं बेटे, स्कूल के हिसाब से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन एक टाइम लिमिट में नहीं हो पाएगा। एकेडमी में पढ़ने का फायदा यही होता है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हमारे पास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, और तैयार हो जाते हैं इन क्वेश्चनों के लिए, और वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आराम से निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करूं बेटे, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट बाईपास निकालना होता है हमें, यदि सारा ज्ञान यहाँ देने लगेंगे ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए स्कूल और एकेडमी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। हम पढ़ाते हैं जो एग्जाम के लायक है, जो +2 के बाद आपको सक्सेसफुल बनाएगा। स्कूल अपना हिसाब से ही चलता है बेटा, ठीक है। तो 20 किलोग्राम स्प्रिट पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। देखो 20 किलोग्राम का एक मिश्रण था, एक मिक्सचर था, जिसमें जो पानी की मात्रा थी वो पानी की मात्रा 10% थी, ठीक है। अब इस मिक्सर में कुछ पानी और मिलाया गया, जो कि हमसे पूछा जा रहा है कितना पानी मिलाया गया, और फिर इस मिक्सर में पानी की मात्रा 10% से बढ़कर कितनी हो गई? 25% हो गई। तो बच्चों देखो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितने किलोग्राम पानी का मिश्रण किया गया। तो आपने करना क्या है, जितने भी किलोग्राम मिश्रण दे रखा था उसको नोट करना है 20। पानी की मात्रा पहले 10% थी, अब 25% है। बड़ी परसेंट में से छोटी परसेंट माइनस कर देनी है,
और अपॉन में ओ परसेंट कर देनी है, जो अब हो गई है। अब कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो बेटा 20 गुणा 15 अपॉन 75, ठीक है। और 1575 को कट कर देगा कितने? 5 पे, और 520 को कट कर देगा कितने पे? 4 पे। ये डायरेक्ट आंसर बनेगा आपका, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 4 किलोग्राम, ठीक है। 20 किलोग्राम के इस मिक्सर में यदि 4 किलोग्राम हम पानी मिला दें, पानी ऐड कर दें, तो पानी की परसेंटेज 10% से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका 51 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। 52 क्वेश्चन बेटा। 52 क्वेश्चन, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, ठीक है। व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 357 द रिमाइंडर इज 39, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। तो बेटे इसको भी बाईपास हमें क्वेश्चन को निकालना होता है, ठीक है। और मेन एक्सप्लेनेशन में घुसोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 357, ठीक है ना। 357 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा था? 39। यदि उस नंबर को किससे डिवाइड किया जाए? 17 से डिवाइड किया जाए, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। 357 से भाग देने पर 39 शेष आ रहा है। बताइए उस नंबर को यदि हम 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बेटा आपने क्या करना है? डायरेक्ट इसी को 17 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो यहाँ 5 देख लीजिए है क्या? 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट है बेटा। ये होते हैं शॉर्टकट। क्लियर है? मेन एक्सप्लेनेशन आपने की होगी, आपने निकाल के खूब जोर लगाया होगा, तो बेटा यही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कि हम यदि क्वेश्चन पे वहां जोर लगाएंगे ना, यदि हमें कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। चाहे आपने +2 क्लास में, 10वीं क्लास में, चाहे 100 में से 100% नंबर ले लिए हो, लेकिन बेटा जैसे ही +2 के बाद आप निकलते हो और आपको क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं करना आता, आपको क्वेश्चन 30-35 सेकंड में सोल्व नहीं करना था, तो बेटा वो 100 के 100% नंबर आपके धरे के धराए रह जाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट एक ही है कि +2 के बाद या तो किसी अच्छी जॉब में हमें जाना है, या किसी एंट्रेंस एग्जाम को पास करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बेटा वो एडमिशन तभी हो पाएगा जब आप 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में सोल्व करके दिखा दोगे। और स्कूली शिक्षा में इस तरह से हमें नहीं सिखाया जाता, हमें 3-3, 4-4 घंटे की आदत डाली जाती है, बेटा वो किसी काम की नहीं रहती। तो इसलिए आज जब आप आए थे तो हमने आपको कहा था कि बेटा आप एकेडमी से भी अपनी स्कूलिंग कर सकते हो, और हम आपको तैयार करते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए, सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है, वीएलडीए के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। ये मैं लास्ट में बताऊंगा सारी चीजें कि आप यदि यहां से पढ़ रहे हैं तो बेटा आपका किस तरह से फायदा होगा। फायदा ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आपने 5-5, 6-6, 7-7 मिनट में सोल्व किया होगा, वो चुटकियों में सोल्व हो रहा है। ये डायरेक्ट आपको फायदा दिख ही रहा है। तो बेटे 53 क्वेश्चन पे आते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 2500 if one number is 4 times the other then the sum of 2 number, ठीक है बेटा। 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, 2 नंबर दे रखे हैं और एक नंबर दूसरे का 4 गुना है। तो बेटा यदि मैं एक नंबर को x मान लूंगा तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर है दूसरे का 4 टाइम है, तो एक x है, तो दूसरा कितना? 4x। और इन दोनों की हमें गुणा कितनी दे रखी है? 2500। यदि बेटा मैं दोनों की गुणा करूंगा तो x गुणा में 4x, यानी कि कितना? 4x स्क्वायर हो गया, और 4x स्क्वायर की वैल्यू हमें 2500 दे रखी है। तो बेटे x स्क्वायर इक्वल टू 2500 अपॉन 4, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे कैंसल, ये कितना बच गया? x 2500 बेटा किसका स्क्वायर खुलेगा? 50 का, और 2, और ये कितने भी डिवाइड हो जाएगा? 25 पे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। तो उन दोनों संख्याओं का योग बताओ। बेटा दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ? 5x। x की वैल्यू कितनी है? 25। तो 5x की 5 गुणा में 25 कितना हो गया भाई? 125। ये हमारा आंसर। तो 125 यहां पर है, तो बी इज राइट आंसर 1 to 5, ठीक है। नेक्स्ट चलते बेटे।
54 क्वेश्चन आपके एग्जाम का। एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत 200 रुपए है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत क्या है? देखो बेटा, एक कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से कितनी है? 40% कम है। एक तो चेयर है और एक टेबल है। कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। यदि टेबल की कीमत 100 यूनिट है तो कुर्सी की कितनी है? 60 होगी ना, 40% कम। टेबल यदि 100 यूनिट की है तो चेयर कितने की है? 60 यूनिट की है। और बेटा दोनों की हम रेशो निकाल लेंगे क्योंकि इसको छोटा कर लेंगे। 20 तिया 60 और 20 पंजा 100। तो बेटा जो चेयर है वो 3 यूनिट की है और जो टेबल है वो 5 यूनिट की है। एक कुर्सी और टेबल दोनों की कीमत कितनी है? 200 रुपए। तो बेटा चेयर यहाँ 3 यूनिट की आई, टेबल यहाँ 5 यूनिट की आई, तो दोनों कितनी यूनिट की है? 8 यूनिट की है। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी बेटा? 200 रुपीज। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 200 अपॉन में 8। 200 अपॉन में 8 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 25। तो एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपीज आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? दो कुर्सियों की कीमत बताएं। दो कुर्सियों की, बेटा एक कुर्सी की कीमत कितनी है? 3 यूनिट। तो दो कुर्सियों की कितनी होगी? 6 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25 रुपए। तो 6 यूनिट की 6 गुणा में 25, तो 6 गुणा 25 करोगे बेटा 150 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 150 है यहाँ पर, तो इसका भी बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। एक पिता है वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। देख बेटा है क्या, हमने मान लिया पुत्र है 1 यूनिट का, उसका पिता कितना हुआ? 4 यूनिट का। ठीक है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितनी है? 4 गुनी है। तो पुत्र 1 यूनिट का तो पिता 4 यूनिट का। बताइए 5 साल पहले, 5 साल पहले, यदि 5 साल हम बैक चलें, 5 साल पहले उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। मतलब उन दोनों की उम्र का अनुपात कितना था बेटा? 1:9। तो बेटा ये तुम्हें ट्रिक्स से सॉल्व करना मैंने शुरू कर दिया, तो ये ट्रिक्स आप ज्यादा नहीं रिलेट कर पाओगे, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ, फिर एक बेसिक भी बता दूंगा इसका। तो इसमें क्या करना होता है बेटे, ये 5 साल पहले ये रेशो क्या थी? 1:9। अब कितनी है? 1:4। तो 5 साल ऐड हुए तो यहाँ ये कम हो रहा है, 9 से 4 हो रहा है, ये 1 रहा है। जब ये समान ना आए तो हमें करना क्या होता है? यहाँ डिफरेंस कितना? 3, यहाँ डिफरेंस कितना? 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे करवानी होती है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो बेटा ये 3 से 5 हो गया, कितना ऐड हुआ? 5। ये बेटा 27 से 32 हो गया, कितना ऐड हुआ? 5। ये 5 ऐड किसके कारण हुआ बेटा? 5 साल के कारण, 5 वर्षों के कारण। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 साल। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो बेटा पिता जो ये वर्तमान उम्र थी ये 5 साल पहले की थी, तो पिता वर्तमान में कितने यूनिट का है? 32 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल, तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 साल। तो पिता कितने साल का है? 32 साल का है। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सोल्व कर लीजिए कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यदि पुत्र 1 साल का, सॉरी, तो पिता कितने का बेटा? 4x साल का। राइट है। 5 साल पहले, बेटा दोनों को 5 साल पहले लेके चलेंगे तो पुत्र में से भी 5 साल माइनस हो जाएंगे और पिता में से भी 5 साल माइनस हो जाएंगे। और 5 साल पहले जो पिता की उम्र है ये पुत्र की उम्र का कितने गुना है? 9 गुना है। तो 9 गुना कर दिया, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9x माइनस के 45, 4x माइनस के 5, 4x इधर 45 उधर, तो बेटा 8x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो किसकी उम्र पूछ रहा है? पिता की वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 4x। तो x 5, तो 4 गुना में 5 कितना? 20। ठीक है, यहाँ देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे? हाँ सॉरी, देखो ये 4x माइनस होगा ना यहाँ पर, तो 4x माइनस होगा तो कितना हो गया? 5x। तो 5x 40, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 8 आई। x की वैल्यू 8 आई, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 4x। तो x की वैल्यू 8 है, तो 4x की वैल्यू 4 गुणा 8 कितना आ जाएगा बेटा? 32। तो इससे भी आप सोल्व करोगे तो कितना? 32 आ जाएगा। राइट है, आगे बढ़ते हैं।
56 क्वेश्चन की बात करें बेटे, 56 क्वेश्चन, 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आइटम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम। तो बताओ कि कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसने पहले लिख रखा है, बताओ व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हमें क्या रखा है कि 15 वस्तुओं का 15 आइटम का सीपी बराबर है 15 वस्तुओं का एसपी। एसपी मतलब बेटे सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक तरफ कर लो, संख्याओं को एक तरफ कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, सीपी अपॉन एसपी। तो कितना, 12 अपॉन में 15। तो बेटा सीपी कितना आ गया 12, एसपी कितना आ गया 15। तो 12 की चीज 15 की बिक्री है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का। 3 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 12 का। 3 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 12 इंटू 100। ठीक है, 3 कितने में काट देगा बेटे 4 पे, 4 इस 100 को काटेगा 25 पे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5110 रुपए है, तो ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपए हो तो सौदे में क्या होगा। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, 73 वस्तुएं खरीदी गई, 73 वस्तुएं खरीदी गई कितने रुपए की 5110 रुपए की। ठीक है, और 89 वस्तुएं बेची गई, 89 वस्तुएं कितने की बेची गई, 89 वस्तुएं बेची गई 5607 रुपए की। ठीक है, तो हम देख लें कि एक वस्तु कितनी खरीदी गई है। तो एक वस्तु खरीदने के लिए क्या करेंगे, इसको 73 से डिवाइड कर देंगे। 73 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 73 ये 7 पे चला जाएगा। तो एक वस्तु कितने रुपए की आई 70 रुपए की। ठीक है, एक वस्तु 70 रुपए की खरीदी गई। 89 वस्तुएं 5067 की। तो इसको एक वस्तु का सेलिंग प्राइस देख लें। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस देखोगे तो 5607 को किससे डिवाइड कर देंगे 89 से डिवाइड कर देंगे। तो 89 से डिवाइड यदि हम करेंगे बेटा, तो ये देख लो कितने कट हो रहा है, ये कट 73, हाँ ये कितने पे चला जाएगा 63 पे चला जाएगा। तो बेटा एक वस्तु कितनी खरीदी गई 70 की, और एक वस्तु भी की कितने की 63 की। तो कितने का लॉस हो गया 7 का लॉस हो गया। तो 7 का लॉस हुआ किस पे हुआ 70 पे। तो इनटू में क्या कर देंगे 100, 10 यानी कि 10% का यहाँ पर क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो यहाँ दे रखा है 10% की हानि, 10% का लॉस, यानी कि सी उत्तर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटे 58 क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन पे देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रेशो बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है बेटा, मान लीजिए दो संख्या x और y मान ली, दो संख्याओं का डिफरेंस, उनका जो सम है उसका का ऑफ का मतलब गुणा 45%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100। तो 5 पे काटेंगे 9, और ये कितना 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर आके। तो कितना हो जाएगा बेटा 20x माइनस में 20y इजकल टू 9x प्लस 9y। तो बेटे माइनस हो जाएगा इधर आके, तो कितना 11x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 29y, y को इधर 11 को उधर। तो बेटे x अपॉन y कितना हो जाएगा 29 अपॉन में 11। x अपॉन y का मतलब क्या होता है x रेशो y, 29 अपॉन 11 का मतलब 29 रेशो 11। तो 29 रेशो 11 सी उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का रेशो। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। 4% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है बेटा, तो आप इसको कैसे करोगे, कितने परसेंट दे रखा है 4% एनम दे रखा है। 4% को आप ओपन कर लो, 4 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में 25। और कितने साल का दे रखा है 2 साल का अंतर दे रखा है ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। उस राशि को, उस प्रिंसिपल को हम 625 मानेंगे, 625 मानेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर क्यों माना, क्योंकि बेटा इसको यदि अंदर घुसोगे, स्कूल के तरह से घुसोगे, तो ये क्वेश्चन आपका बिना बात का दिमाग खराब करेगा। लेकिन हम इसको बाईपास निकालेंगे, और निकालना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की डिमांड यही है बेटा
यदि इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब ये है बेटे प्लस टू के बाद आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे आपको उसमें प्रॉब्लम आनी है, ठीक है ना। तो क्यों ना उसका सॉल्यूशन अभी से हम करना स्टार्ट कर दें। तो बताता हूं मैं कि आप इन चीजों से कैसे पर कर जाओगे। 2 साल की बात है बेटा, तो 4% कितना आया 1/25, तो इसको 1/25 से डिवाइड करवाओगे तो ये 25, और फिर से 1/25 से डिवाइड कराओगे बेटा 25, और 1 साल का ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलेगा ना चक्रवर्ती ब्याज में, तो 1/25 से डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा ब्याज के ऊपर ब्याज। और बेटा ये ऊपर वाला होता है साधारण ब्याज, टोटल होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो इन दोनों में अंतर किसका है? 1 यूनिट का। यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 50 यूनिट, चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो 51 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? जो अंतर दे रखा है 2 वर्षों को, कितना दे रखा है? 16 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 16 रुपए, ठीक है। तो क्या बोला कि वो मूलधन क्या है? मूलधन कितना माना बेटा हमने? 625। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो गुना में 16 करोगे ना, तो 16 पंजे 80, 32 32 और 8 40, और ये 96 और 4 10, तो बेटा ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मेथड तो हमें करवाया गया, नहीं करवाया गया। बेटा यदि कंपटीशन एग्जाम जीतने हैं, एंट्रेंस एग्जाम जीतने हैं, तो ये मेथड आपको सीखने ही पड़ेंगे। और आप चाहे इनको +2 के बाद सीख लो या +2 से पहले, बस इतना है, +2 से पहले सीख लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपका पैसा खराब नहीं होगा, आपकी वैकेंसी टाइम पे आपको मिल जाएंगी। +2 के बाद सीखोगे बेटा तो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। तो क्यों ना हम इसको 10वीं 11वीं और 12वीं से ही सीखना शुरू कर दें। इसके लिए एकेडमी है, एकेडमी यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एडमिशन लेती है, और हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये ट्रिक्स वगैरह आपको साथ के साथ सिखा देते हैं, ताकि आपको आगे चलकर ना तो कोई कोचिंग लेनी पड़ती और ना आपको कोचिंग लेने की जरूरत, क्योंकि जो कोचिंग पे सिखाया जाता है वो तो हम आपको स्कूल में सिखा देंगे। इससे आपका पैसा भी बचता है बेटा, क्योंकि स्कूल फीस में ही हम आपको कोचिंग भी दे देते हैं और आपकी बोर्ड की भी तैयारी करवा देते हैं, चाहे आप HBSC बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो। तो बेटा यदि आप एक जागरूक बच्चे हैं, ठीक है, आपका समझ आप में है कि मुझे जल्दी से सक्सेस लेनी है, तो बेटा जिस चीजों की जरूरत होगी, जिन तरीकों की जरूरत होगी सक्सेस लेने के लिए इन कंपटीशन एग्जाम में, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चाहे आप आराम से +2 करके सीख लो या बेटा +2 के साथ साथ सीख लो। यदि हमारे से यहाँ से 10वीं 11वीं 12वीं करते हो तो बेटा सीख लोगे, यहीं से हम सिखा देंगे आपको। आपके साथ कोई पेरेंट्स देख रहा है तो उस बात को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को भी ये मेरी बात बता सकते हो, लास्ट में मैं खुल के बताऊंगा आपको सारी चीजें। आगे आ सकते बेटा 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। ये तो सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? PRT/100, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा? 5,000, ठीक है। रेट कितने दे रखी है? 8%, और टाइम कितना दे रखा है? 3 अपॉन में क्या कर दोगे? 100, 20 से 20 कैंसिल, 24 0, तो 120 कितना आ जाएगा बेटे? 1200 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो सबने उड़ा दिया होगा ना, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं थी। एक काम को 9 दिन में ए कोई है, वो एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है। तो बेटा देखो 2 जने, एक ए एक बी। बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है, तो बी ए से, यदि ए 100 यूनिट काम करता है तो बी कितना कर देता है? 150, ठीक है ना। ए से 50% अधिक तेजी से, तो बेटा दोनों का यदि हम रेशो निकालेंगे तो 50 पे काटेंगे ये 2 और 50 पे काटेंगे बेटा ये कितना? 3। तो दोनों की जो काम करने की कैपेसिटी है उसका रेशो आ गया 2:3। इसका मतलब ये है ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। ए ने एक काम को कितने दिन में कर दिया था? 9 दिन में कर दिया था। तो बेटा ए एक दिन में 2 काम करता है और पूरा काम किया उसने 9 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना है? 18 यूनिट। अब 18 यूनिट अब काम करवाना किससे? बताइए। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो बी अकेला एक दिन में कितने काम करता है बेटा? 3। तो 18 यूनिट काम को करने में और कितना टाइम लगाएगा? 6 दिन लगाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे? 6 हो जाएगा, राइट है।
ओके, ये बेटा आपकी मेरे ख्याल में 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में आता है, टाइम एंड वर्क चैप्टर के नाम से, ठीक है। और इसका कंपटीशन एग्जाम में बड़ा अच्छा रोल रहता है, इस चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 6ठी क्लास का टॉपिक होता है, और ये 6ठी क्लास का टॉपिक आप ये मान के चलो सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे 62 क्वेश्चन में चलते हैं बेटे। बच्चों आप एक बात सोचना कि सर +2 के बाद हम कामयाब कैसे होंगे। सर पहले तो हम +2 की सोच रखे हैं, लेकिन सर हमारे अंदर इतनी बुद्धि है, हमारे अंदर ये है कि करियर बनाना है, ठीक है। जॉब में बनाना हो, बिजनेस में बनाना हो, या कोई अच्छी डिग्री के साथ बनाना हो, तो बेटा ये आपकी बुक्स है ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इन्हीं के प्रश्न आप अच्छे से सोल्व कर देते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। बस सरकारी नौकरी के लिए जो पेपर होता है, हम पढ़ाते हैं इतने सारे बच्चों को, ठीक है, हम कोचिंग दे रहे हैं पिछले कई सालों से, तो बेटा कोचिंग में हम यही तो पढ़ाते हैं, बस इतना है, उनको शॉर्ट में सोल्व करना सिखाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज के एग्जाम को आप लेकर देख लो, आज के एग्जाम में क्या हुआ है कि आपके सामने 100 क्वेश्चन थे और 90 मिनट थी, तो कई बच्चों को तो लगा होगा सर टाइम ही बहुत कम रह गया, या फिर आपने तुक्के लगाए होंगे, फिर तो टाइम बहुत ज्यादा रह गया होगा। तो बेटा यदि आप एकेडमी से पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है ना। आप एक बार विजिट जरूर करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, हमसे मिलिएगा, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से आपकी हम एक अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करना है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो बेटे हमें क्या बतानी है, रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन आप कहोगे सर चलो टाइम तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस है बेटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूरी को 50 मिनट में तय किया गया था। तो डिस्टेंस हमेशा होती है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या थी 48, टाइम कितना था 50 मिनट। 50 मिनट के यदि हावर्स बनाओगे तो अपॉन में 60 करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितने आ गई 48 इंटू में 50 अपॉन 60। अब इसी को तय करता है किसमें 40 मिनट में, तो नई स्पीड बताओ 40 मिनट, उसके भी घंटे बना लेंगे 40/60। ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 12 पे कट देगा, 12 पंचे 60। तो अब उसको 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलना पड़ेगा, तो ये आपका सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटे। और आप सोचोगे ठीक है 5वीं क्लास का क्वेश्चन है बेटा, 5वीं क्लास का, आप कहोगे सर हो 5वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर में पूछोगे। बिल्कुल बेटा, हम नहीं पूछेंगे, बल्कि आगे भी जो पेपर होते हैं ना वहां पर भी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 312 रुपए को 60 लड़कों तथा कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपए मिले, ठीक है। और लड़के कितने थे 60, तो प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपए मिले। तो बताओ लड़कियों की संख्या क्या है। पहले तो बेटा टोटल रुपए बनते हैं 312 रुपए, लड़के कितने 60 लड़के, और एक लड़के को मिले 3.6। तो इनमें देख लो कितने रुपए बंट गए, पॉइंट हटाएंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 और 18 और 2 21, 216 रुपए तो लड़कों में बंट गए, बॉयज में बंट गए। रुपए कितने थे टोटल 312, तो इसमें से 216 हम माइनस कर लेते हैं। 216 माइनस करेंगे बेटा 6 0 9, कितने रुपए बच गए 96 रुपए बच गए। और ये 96 रुपए 96 रुपीज किस में बांटेंगे, गर्ल्स में। और एक गर्ल्स को कितने रुपए मिले हैं 2.4। तो बेटा इसको हम किससे डिवाइड कर दें, एक गर्ल के रुपए से डिवाइड कर दें टोटल रुपयों को, गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 रिवर्स होकर कहाँ आ जाएगा ऊपर, 24 को काट देगा बेटे 40 पे, सॉरी 4 पे, और कितना आ जाएगा 40। तो गर्ल्स कितनी है वहां पर 40 लड़के हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन सिंपल ही था, बड़ा आसान था, ये आपके आराम से समझ में आ गया होगा, और सोल्व भी सभी करके गए होंगे इसको। तो चले नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। 64 क्वेश्चन की बात करूं, एवरेज से है, एवरेज भी आपकी 5वीं क्लास से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। 30 परिणामों का औसत, 30 रिजल्ट है बेटा, उनका जो एवरेज है वो कितना 20 है। 30 रिजल्ट का एवरेज 20 है, तो उनका जो सम हुआ वो कितना हुआ 600 हुआ, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। और फिर बोला दूसरे 20 परिणाम है और उनका जो एवरेज है वो 30 है, तो बेटा इनका भी सम कितना हो गया
600 हो गया। तो सभी परिणामों का औसत क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल रिजल्ट? तो बेटा क्या होता है, सभी का औसत निकालना हो तो सभी का जोड़ बटे में सभी की संख्या। तो सभी का जोड़ कितना हो गया बेटा? 600 और 600 1200, और सभी की संख्या बेटा कितनी हो गई? 50। 0 से 0 कट, कितना हो गया बेटा? 24। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी, क्योंकि एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यदि आपके टीचर आपको कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 25 रह जाता है निकाली गई संख्या के। तो बेटे ध्यान देना, कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का जो एवरेज है और एवरेज है 27। तो बेटा उनका सम भी आ सकता है। 500 संख्याओं का हम क्या कर सकते हैं? सम। कैसे? इनकी गुणा करा दो, इनकी गुणा कराओगे 27 गुणा 5 कितना आ जाएगा बेटा? सम 135। फिर एक संख्या बाहर निकाल दी, एक संख्या बाहर निकाल दी तो संख्या कितनी रह गई? 4। और जो संख्या रह गई उनका औसत कितना दे रखा है? 25। तो 25 गुणा में 4 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 100। 5 संख्याओं का जोड़ तो 135 था, 4 संख्याओं का जोड़ 100 है, तो कौन सी संख्या निकाली गई? तो बेटा कौन सी संख्या निकाली गई? 35 बाहर निकाल दी गई, तो आंसर आ जाएगा इसका 35। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से हो गया क्या? हाँ ठीक है, क्वेश्चन हो गया अपने। तो बेटे ये थे मैथ्स के क्वेश्चन, और बेटा आशा करता हूं इस प्रतियोगिता से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। ये मत सोचना कि सर मेरे क्वेश्चन कम हुए, मेरे क्वेश्चन ज्यादा हुए, सर मैं तो पता नहीं टॉप 3 में आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, पता नहीं मेरे 60+ नंबर आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं मुझे मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा। और आप भी चेक कर लोगे तो आप नंबर आपको पता लगी होंगे गए होंगे कि कितने नंबर आएंगे। तो बेटा आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा कि किसी के क्वेश्चन ज्यादा सोल्व नहीं हुए। आप ये सोचिएगा कि आपने हिम्मत की है किसी कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने की। बेटा बहुत सारे बच्चों ने तो वो भी नहीं की, और घर बैठे बैठे वो जीत नहीं सकते। तो आपने परीक्षा में भाग लिया, चाहे आपको 30 क्वेश्चन आए 20 क्वेश्चन आए, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ठीक है, मैदान में उतरना आपने शुरू कर दिया है तो मैदान भी एक दिन जीत जाओगे ही। ठीक है, और बेटा वो कहते हैं ना कि फर्स्ट तो एक ही आना है। आप 600 के अराउंड बच्चों ने पेपर दिया है, तो ये मान के चलिए फर्स्ट तो एक ही आएगा, सेकंड तो आएगा, थर्ड आएगा। अब सारे फर्स्ट नहीं आ सकते, तो आपके यदि नंबर कम बने, स्कोर कम बना, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा। अपने आप को इतना मोटिवेशन दो, खुद को मोटिवेशन देना बड़ा जरूरी होता है लाइफ में, कि मैंने परीक्षा में भाग तो लिया और किसी ने तो भाग लिया ही नहीं, और जिसने भाग लिया नहीं वो तो आपसे नीचे वैसे ही हो गया। ठीक है, यहाँ आना, पेपर देना ही बहुत बड़ी बात है, और ये एक जागरूकता का उदाहरण है आपका और आपके पेरेंट्स का। या तो आप खुद आए हैं या आपके माता पिता ने आपको भेजा है ना, तो आप एक जागरूक माता पिता के बेटा बेटी हो, तो बधाई हो आपको। ठीक है, और बेटा मैं बता रहा था जैसे, और हमने आपको आज परीक्षा के दौरान भी बताया था कि बेटा एकेडमी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास करवाती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो +2 के बाद की कोचिंग होती है उनको हम पहले ही समाप्त कर देते हैं, पहले ही आपको चीजें सिखा देते हैं। क्योंकि बेटा 1 साल का सिलेबस, 1 साल बहुत लंबा होता है, उसमें हम स्कूल का सिलेबस भी पढ़ लेते हैं, और बेटा जो कोचिंग के लिए हमें पढ़ाना होता है, आगे आपकी लाइफ में जो चीजें काम आए वो भी हम साथ के साथ सिखा देते हैं। यही फायदा होता है एकेडमी में पढ़ने का, स्कूल ये चीज कभी नहीं कर पाता। और बच्चों जैसे हमने बताया, हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं। हमारे पास जो बच्चे 11वीं और 12वीं क्लास में हैं, तो उनकी हम स्पेशल 11वीं और 12वीं क्लास तो करवाते हैं, साथ ही साथ एनडीए की तैयारी भी करवाते हैं। बेटा जो हमारे पास 11वीं और 12वीं मेडिकल में है, उसकी बेटा हम CUT एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि एक तो नीट पेपर होता है, उसमें MBBS में एडमिशन होता है, एक होता है बेटा जो PGI है, इसमें बहुत सारी और वैकेंसी होती है, आई के डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, डेंटल में। तो उनके लिए बेटा एक पेपर होता है आपका +2 के बाद। तो मेडिकल +1 +2 में आप हमारे पास हैं, तो हम उस पेपर की तैयारी आसानी से करवा देंगे, और चंडीगढ़ PGI, रोहतक PGI, इनमें एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा। और बेटा यदि आपको पशुओं को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक VLD का एग्जाम आपको देना पड़ेगा +2 करने के तुरंत बाद। उसकी तैयारी हमें 11वीं और 12वीं में ही करनी होती है, तो तैयारी हम आपकी 11वीं और 12वीं में करवाएंगे। बेटा BSc एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो खेती बाड़ी के डॉक्टर होते हैं ना, वो BSc एग्रीकल्चर करके निकलते हैं, उस टेस्ट की तैयारी हम 11वीं और 12वीं में करवाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा आप यदि हमारे पास आर्ट में आते हो तो आपकी हम
11वीं क्लास से या 9वीं में आते हो, 9वीं से, 10वीं से, 11वीं से, 12वीं से, बेटा हम आपकी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। हम बताएंगे आपको कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और ये आपकी बुक्स किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। हम आपकी एचएसएससी, सीईटी, जैसे कि आप सीईटी एग्जाम आप सुन रहे होंगे, कोई पेरेंट्स देख रहा होगा अच्छे से जानता होगा, तो बच्चों उस सीईटी की तैयारी हम आपकी 11वीं और 12वीं में करवा देंगे। +2 की होती है, आप सीईटी क्लियर करोगे। एचएसएससी, एसएससी, आरआरबी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी तैयारी बेटा स्कूल तो आपका कंप्लीट होगा ही अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर तो आपका आएंगे 12वीं और 10वीं में, साथ के साथ आप तैयार भी हो जाओगे। इससे क्या होगा बेटा, आप बाकी बच्चों से 2 कदम आगे होंगे। क्योंकि आप सोच सकते हो, एक तो तैयारी आपने 11वीं क्लास में स्टार्ट कर दी और कोई तैयारी 12वीं करने के बाद करेगा, तो उससे तो आप 2-3 साल वैसे ही आगे होगे। और मेन बात है कि हम पढ़ते पढ़ते 2-4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होती हैं, वो भी पढ़ लेंगे ना, हमारी एक्स्ट्रा कोई फीस लगती इसके लिए बेटा। उसी फीस में, उसी टाइम में आपकी एक तीर 2-4 निशान, 5 निशान हो जाते हैं बेटा, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो किसी बच्चे को ये मेरी बात दिमाग तक आ रही हो तो हमसे एक बार आकर एकेडमी मिले, ऑफिस, ठीक है। आप टॉप 3 में आए ना आए, टॉप 10 में आए ना आए, लेकिन बेटा यदि आप हमसे जुड़ते हो तो एक दिन आप जरूर आओगे, क्योंकि हम आपको वो सब तरीके सिखाएंगे जिससे कंपटीशन एग्जाम, क्विज एग्जाम, सरकारी नौकरी के एग्जाम, किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम वो निकाले जा सकते हैं। तो बेटा बहुत सारी मदद मिलेगी, हमें भी खुशी होगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नोबल एकेडमी नरवाना में परीक्षा देने के लिए पहुंचे, आप नोबल का कुछ देर तक भाग रहे, तो बेटा हमें बड़ी खुशी हुई आप सब बच्चों से मिलकर। बड़े प्यारे बच्चे थे, बड़े अच्छे तरीके से अनुशासित रूप से आपने पेपर दिया और अभी पेपर हम कल चेक करेंगे, तो आपका रिजल्ट हम, जैसे कि 4 दिसंबर का पेपर भी लिख रखा था, आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा। 5 तारीख तक आप कोई भी डाउट है आपका, वो डाउट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और बेटा तो 4 तारीख को परिणाम आपका आ जाएगा। 7 तारीख को हम आपको सम्मानित करेंगे, डीएसपी नरवाना है वो आपको सम्मानित करेंगे स्पेशली, ठीक है बेटा। और जो टॉप 10 बच्चे हैं उनको मेडल के साथ, और जो 60+ नंबर है उनको मेडल, और बाकी को ट्रॉफी, ये चीजें सब दी जाएंगी। तो बच्चों जैसे कि हमारा वादा था, जो भी इनाम हम देंगे, फर्स्ट को 11,000, सेकंड को 5100, थर्ड को 3100, उसको हैंड टू हैंड इनाम राशि मिलेगी। तो बच्चों मिलते हैं शनिवार को, 4 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बेटा रिजल्ट कुछ भी हो तो मैंने जैसे कि बताया, यदि आप स्कूलिंग हमारे यहाँ से करते हो तो हम बड़े अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अनुभव है अच्छे से पढ़ाने का कि कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है। और जैसे कि आपको आज रिजल्ट भी हमने दिए, तो बच्चों ने यहाँ से पढ़ के अच्छे से अपनी नौकरियां पाई हैं, अपना अच्छे से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो बच्चों मैं इजाजत चाहूंगा, आज की ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अपने नंबर चेक करो बेटा, और जब भी आपको टाइम मिले आपके पेरेंट्स को लेकर हमारे पास पहुंचिए। और बेटा एक और कहूंगा, नोबल एकेडमी नरवाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक खुली रहती है। इस टाइम के दौरान चाहे आपने यहाँ एडमिशन लिया या नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप करियर गाइडलाइन के लिए हमारे पास पहुंच सकते हो, ठीक है। कि सर मैंने ये सोचा है लाइफ में बनने के लिए, मुझे किस रास्ते से चलना होगा, ठीक है बेटा। कि मैंने तो सर पायलट बनना है, तो पायलट बनने का रास्ता क्या है, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का रास्ता क्या है, मुझे इंजीनियर बनना है, रास्ता क्या है, ठीक है। मुझे सर वकील बनना है, तो क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बेटा आप कैरियर गाइडलाइन के लिए भी हमारे पास आ सकते हो, हम आपको एक स्टेप क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक, किसी भी टाइम आओ, आप खुद आओ, अपने पेरेंट्स के साथ में लेकर आओ, हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और इसका बेटा कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप हमसे, हम आपसे, ठीक है बेटा। तो जो गुरु है या फिर जो टीचर है वो बच्चों के लिए ही होता है, चाहे आप एडमिशन यहाँ पर हो या ना हो बेटा। जिस भी आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो सभी अच्छे हैं, लेकिन हम जो ऐड कर सकते हैं वो एकेडमी ही ऐड कर सकती है, ठीक है ना। कि आपको जो आपने पढ़ना है वो तो पढ़ाएंगे, साथ के साथ आपको साइड टू साइड तैयार करते हुए चलेंगे। तो बेटा आज के लिए ही इतना ही, और क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, क्योंकि इस पे आपके लिए अच्छी वीडियो आती रहेंगी, जीके को लेकर, मैथ को लेकर, साइंस को लेकर, हरियाणा जीके को लेकर, इंग्लिश को लेकर। और बेटा बहुत सारी वीडियो डली भी हुई हैं, सब आप देख सकते हो, टाइम लगती है, आपकी बड़ी काम की है। और बेटा हमारी एक ऐप भी आ गई है नोबल एकेडमी नरवाना के नाम से प्ले स्टोर पर, तो वहाँ क्या है, हम जल्दी ही आपके लिए ट्यूशन क्लासेस भी लेके आएंगे। और बेटा इस चैनल पे भी ट्यूशन क्लासेस लेके आएंगे,
ताकि आपको और भी हेल्प मिलेगी पढ़ने में। ठीक है, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा +2 का मैथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा +1 का मैथ आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपका एसएस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो बेटा आपको बहुत मदद मिलेगी, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे चल के हम हेल्प करेंगे आपकी बड़ी सारी, और फ्री में सारी की सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे कि आज बताया था सर ने कि 1 मार्च 2025 से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप एनडीए के लिए ले सकते हो। 1 महीना बेटा आपका फ्री चलेंगी क्लास, एनडीए की, वीएलडीए की, सीयूटी की, ठीक है बेटा, पीएससी एग्रीकल्चर की, बेसिक यूपीएससी की। 1 मार्च से आप जुड़ सकते हो। और बेटा जो आपकी सर्दियों की छुट्टी है, सर्दियों की छुट्टी होती है ना 10 से 15 दिन की, बेटा उनमें भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे पास आकर बिल्कुल फ्री में 10-15 दिन पढ़ सकते हो बेटा। उसके बाद आप एडमिशन लो ना लो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि तैयारी कैसे करते हैं और पढ़ते साथ के साथ कैसे है। ठीक है बेटा, तो आप सर्दियों की छुट्टियों में 1 तारीख से ही हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि 1 जनवरी से होती हैं छुट्टियां। और बेटा 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जैसे कि एडमिशन का प्रोसेस चलेगा ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत सारा पढ़ो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, और सरस्वती माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, आपके माँ बाप का प्यार आपको मिलता रहे, बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं आपके, और आप भी बेटा उनकी बहुत सारी इज्जत करो। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जन्म दिया है, और बेटा उनकी एक अच्छे तरक्की करके एक अच्छे नंबर लेकर उनका मन भी खुश होगा, क्योंकि उनका बच्चा एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, और ये अपने नंबर मैच कर लो और अपना स्कोर चेक करो। 4 तारीख को आप 5 बजे तक आपका रिजल्ट व्हाट्सएप पे आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, नीचे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।